नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। अब तक मैंने आपको लेखक व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनेस्थीसिया का रिंगिंग सिडार का पहला भाग सुनाया। आइए आज हम जानते हैं उसके दूसरे भाग एनकाउंटर और मुठभेड़ का पहला भाग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भाग में लेखक खुद साइबेरिया की ओर रवाना हो जाते हैं तेल की खोजबीन के लिए। उन्होंने आगे बताया कि उनके ऊपर कुछ जासूसी हो रही थी, तो लेखक बिना किसी को एक शब्द बोले लेखक ने जहाज़ को थोड़े दूर रखने की व्यवस्था की, जहां वो पिछले साल उन बुजुर्गों से मिले थे। लेखक कहते हैं, फिर मैं एक छोटी मोटरबोट लेकर गांव पहुंचा। मैंने कप्तान को व्यापार मार्ग की जारी रखने का आदेश दिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं स्थानीय निवासियों की मदद से उन दो पुराने बुजुर्गों से मिल पाऊंगा और अपनी आंखों से बजने वाले देवदार को देखूंगा और इसे जहाज़ पर वापस लाने का सबसे सस्ता तरीका निर्धारित करूंगा। लेखक ने मोटरबोट को चट्टान से बांधा और लेखक कहते हैं, जब मैं वहाँ एक स्थानीय घर की तरफ रुख कर रहा था, मैंने नदी के किनारे एक महिला को अकेले खड़ा देखा। तब मैंने उससे संपर्क करके उन बुजुर्गों के बारे में जानकारी लेने की सोची। महिला ने हाथ से बुनी हुई एक जैकेट पहनी थी और एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊंची रबड़ की जूती पहनी हुई थी, जो कि बसंत ऋतु के दौरान उत्तरीय बैकबूट्स के कई स्थानीय निवासी पहनते थे। उसके सिर पर एक रुमाल बंधा हुआ था, जिससे उसका माथा और गला पूरी तरह से ढका हुआ था। इस वजह से उसकी उम्र का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसको अभिवादन किया और उनसे उन दो बुजुर्गों के बारे में पूछा जिनसे मैं पिछली साल मिला था। यह मेरे दादा और परदादा थे, जिन्होंने पिछले साल आपसे यहाँ पर बात की थी, व्लादिमीर, महिला ने जवाब दिया। मैं हैरान था। उसकी आवाज़ से मैंने जाना कि वह एक यौवना है। उसकी कल्पना स्पष्ट थी। उसने मेरे पहले नाम का अनौपचारिक इस्तेमाल किया था। मैंने बूढ़े लोगों का नाम याद किया पर नहीं कर सक रहा था। मैंने वह वाक्य भी याद किया कि क्या हमने एक दूसरे के साथ परिचय किया था। शायद हमने किया होगा, इसलिए यह महिला मेरा नाम जानती है। मैंने उनसे पूछा, उसी अनौपचारिक स्वर को जारी रखते हुए पूछा, और आप अपने आप को कैसे संबोधित करती हैं? तब उस महिला ने कहा, एनेस्थीसिया, और मेरी तरफ अपनी बाहें फैलाकर हथेली को नीचे कर दिया, जैसा कि मैं उस पर एक चुंबन अंकित करूं, जैसा कि ये पश्चिमी देशों की संस्कृति थी। एक घरेलू जैकेट और रबड़ के जूते में और एक सुनसान जगह में खड़ी यह देसी महिला का हरकत ऐसे लग रहा था कि मानो कोई वो विश्व सुंदरी हो, और उसका प्रणय निवेदन मुझे आश्चर्यचकित कर रहा था। मैंने उसके हाथ को एक झटके से झटक दिया, बिना चुंबन अंकित किए, और मेरे इस व्यवहार से वो थोड़ी मायूस हो गई और एक बेरुखी की मुस्कुराहट के साथ मुझे टेगा चलने का सुझाव दिया, जहां उसकी परिवार रहता था। फिर उसने मुझसे कहा, हमारे यहाँ से टाइगा की दूरी 25 किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है तुम्हारे लिए? तब मैंने उसको कहा, बहुत ज़्यादा दूर है, पर क्या तुम मुझे उस बजने वाले देवदार को दिखाओगी? उसने कहा, हाँ। और फिर मैंने कहा, तुम उसके बारे में जो भी जानती हो मुझे बताओगी? उसने सहमति से अपना सिर हिलाया। तब मैंने कहा, ठीक है, चलो। रास्ते में उसने बताया किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार और उसके पूर्वज देवदार के जंगलों में रह रहे थे। शायद कभी कभार ही ऐसा होता होगा कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सभ्य समाज से संपर्क स्थापित कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। कभी कभार कोई शिकारी या कोई यात्री
जंगल में भ्रमण करने या साइबेरिया के जंगल को देखने आ जाते थे, तभी वहाँ के लोग उनसे संपर्क स्थापित कर पाते थे। अनास्तीसिया खुद 2 बड़े शहर गई थी, टाम्स्क और मॉस्को, लेकिन सिर्फ दिन भर के लिए। वह वहाँ पे रात भर भी नहीं रुकी। वह चाहती थी कि शहर के लोगों की जीवन शैली के बारे में जो उसकी धारणाएं हैं वो गलत है या सही, उसे जानना चाहती थी। उसने अपनी इस यात्रा के लिए कुछ सूखे मशरूम और बेर बेचे थे और वहाँ के एक स्थानीय महिला ने उसे अपने पासपोर्ट दिया था। लेखक कहते हैं, हमारी बातचीत के दौरान एनास्टेसिया ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके दादा और परदादा ने देवदार और उसके औषधीय गुण या उसके रहस्य के बारे में बहुत सारे लोगों से साझा किया हो। तब मैंने इसका कारण एनास्टेसिया से जानने की कोशिश की। तब एनास्टेसिया ने बताया कि देवदार का यह रहस्य और औषधीय गुण हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया में सकारात्मक लोगों के साथ साथ नकारात्मक लोग भी भरे हुए हैं, और अगर यह देवदार का रहस्य नकारात्मक लोगों के हाथ लग गया तो वह उसका गलत उपयोग करेंगे और इसका एक बहुत बड़ा भुगतान हमें करना पड़ेगा। शायद प्रकृति को भी इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। और एनास्टेसिया की राय में इसका सही उपयोग होना एक महत्वपूर्ण बात है और वो उसे ही ज़्यादा बढ़ावा देती है। अगर देवदार अच्छे और बुरे लोग में एक ही तरह से लाभान्वित करेगा तो प्रकृति में एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाएगा और यह एक तरह से गलत है। इसलिए साइबेरिया के पुराने लोग या ऐसा कह सकते हैं एनास्टेसिया के दादा परदादा ने इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को दी थी। लेखक कहते हैं, साइबेरिया के पुराने लोगों से मेरी मुलाकात के दौरान और मैंने जो भी लोकप्रिय विज्ञान साहित्य के संस्करण के साथ साथ ऐतिहासिक विज्ञान में देवदार के असामान्य गुण का वर्णन करा और अभी तक एनास्टेसिया जो भी मुझे बता रही थी उसकी तुलना कर रहा था और देखना चाह रहा था कि ये दोनों बातें कहाँ तक मेल खाती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।